आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ की। यूपीए ने राष्ट्रपति पद के लिए पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए संसद भवन में विपक्ष की बैठक में मीरा कुमार के नाम पर आम सहमति बन गई है। 17 विपक्षी दलों ने इसमें हिस्सा लिया था। शरद पवार ने मीरा कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। मीरा कुमार अब 27 जून को नामांकन भरेंगे। क्या कुछ कहा मीरा कुमार ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कांग्रेस अध्यक्ष का और 17 दलों के जो नेता जिन्होंने एक मत होकर के मुझे राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि विपक्ष एक मत हो गया है, उसकी एकता को लेकर के। और यह एकता दर्शाती है कि वो सारी शक्तियाँ जो मूल्यों में, आदर्शों में अटूट विश्वास करती हैं, वो एक हो गई है। और तमाम सरकारें कर्ज माफी का इस बीच ऐलान कर रही हैं, लेकिन अन्नदाता के गुस्से की आग पूरी तरह से शांत होती नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है। कल्याण में ठाणे बदलापुर हाईवे पर अन्नदाता के गुस्से की आग भड़क उठी है। इस बार नाराजगी थी जमीन अधिग्रहण को लेकर, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। धू धू कर जल उठी गाड़ियां, ठाणे बदलापुर हाईवे पर थम गई रफ्तार। हाथों में डंडे और दिल में गुस्से की आग लिए कल्याण के किसान सड़कों पर उतर आए। नेवाली में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों का गुस्सा फूटा पुलिस वालों पर। गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं और पुलिस वालों के साथ शुरू हो गई झड़प। हिंसा की इस आग में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए तो कई किसानों को भी चोट आई। प्रोटेस्ट तो नेवी की लैंड है, नेवी उस पे अपनी जमीन पे वॉल बांधने का काम कर रही है। ऑलरेडी नेवी की लैंड है और उसमें गांव के लोगों ने कुछ कोर्ट में भी इसमें केस दाखिल किया हुआ है। तो हम तो गांव के लोगों से यही बोला था कि जैसे कोर्ट डिसाइड करेगी उस प्रकार से कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि कम से कम 17 गांवों के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। किसानों ने कल्याण में नेवली गांव के पास रास्ता रोको प्रदर्शन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अचानक भीड़ उग्र हो गई और पुलिस वालों से ही भिड़ गई। रास्ता रोको का नोटिस दिया था, हमने भी बंदोबस्त उसी प्रकार से लगाया था, उनसे बातचीत जारी थी, लेकिन मॉब ने आके सीधा अटैक ही कर दिया। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, पहले लोग आए, वहां पे सडन कुछ हुआ, आते ही सीधा पुलिस के ऊपर अटैक किया। तो प्री प्लान कुछ लगता है इन लोगों का, और हम जो इसके पीछे मिसचिफ मॉन्गर्स हैं, इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, उनको अवश्य आइडेंटिफाई करेंगे और कार्रवाई की जाएगी। हम अटेम्प्ट टू मर्डर का गुनाह भी इसमें दाखिल कर रहे हैं और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाएगा। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन जबरन कब्जाई जा रही है और इसलिए उनके पास विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं। संरक्षण दल का उस पे कब्जा कर रहा है, नेवी के अधिकारी आके कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये साधन अगर सरकार लेता है तो हम लोगों को मरने के अलावा कुछ नहीं बचता। वो इसे धीरे धीरे मरने से अच्छा है कि हम लोग पुलिस की गोली खा के मरेंगे। किसानों के रुख से साफ है कि ये आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं और आने वाले दिनों में ये फडणवीस सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कल्याण में अन्नदाता के गुस्से के पीछे वजह क्या है। नेवाली एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का ये पूरा का पूरा विवाद है। जमीन अधिग्रहण हो रहा है। नेवाली एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए, एयरफोर्स के लिए ये जमीन अधिग्रहण हो रहा है। किसानों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही कल्याण में हवाई पट्टी मौजूद है। एयरपोर्ट के आसपास रक्षा मंत्रालय की जमीन लंबे वक्त से स्थानीय लोग यहां पर खेती कर रहे थे। ये रक्षा मंत्रालय की जमीन है। सरकार एयरफोर्स के लिए अब इस जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है। 17 गांवों की 1600 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की योजना है। 7 से 8 गांवों की जमीन सरकार ले चुकी है। किसानों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जमीन के चारों तरफ बाउंड्री बनाने से भी किसान नाराज हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी आजकल घर घर खेल रही है। घर किसी का भी हो, लिखा जा रहा है घर बीजेपी का है। अब जाहिर है सियासत में इस पर घमासान मचना तय था, तो जमकर बवाल भी हो रहा है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि बीजेपी को बिना इजाजत ये लिखने की आजादी किसने दी कि मेरा घर बीजेपी का घर।
नहीं, कोई इनसे कोई किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई। बीजेपी को अपना जनाधार खिसकते हुए दिख रहा है। उन्होंने सिर्फ एक पेंटर हायर कर रखा है, उसको बोल दिया है कि जाओ पूरे मोहल्ले में जाके लिख दो। बड़े अरमानों से घरौंदा बनाया, लेकिन सियासत की साजिश ऐसी कि आपका घर कब बीजेपी का हो गया पता ही नहीं चला। भोपाल के शाहपुरा में घर घर पर कमल निशान है, घर घर को बीजेपी का बताने का अरमान है। अब आप चाहे ना चाहें, बीजेपी ने चाह लिया है आपको अपना बनाने का। सो कार्यकर्ता घरों को बीजेपी का बताने में जुटे हैं, फिर वो चाहे किसी कांग्रेसी का घर ही क्यों ना हो। किसी से भी नहीं पूछा, ये रात में भी आके लिख देते बिना पूछे, और दिन में भी इनका अभियान चला था सदस्यता अभियान, तो सदस्यता अभियान तो इन्होंने किया नहीं, ये वाला अभियान चला दिया इन्होंने, फालतू वाला नारे वाला। जरा हमें ये बताइए कि आपका शाहपुरा गांव है, यहाँ कितने घर होंगे जिन पर ये लिखा गया? यहाँ लगभग 150 लोग, 150 घर हैं जिस पे लिखा हुआ है, बिना इजाजत लिखा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि बीजेपी के तमाम लोगों ने यहाँ स्लोगन्स लिखे हैं, लेकिन लिखने की ना तो उन्हें जानकारी है, इजाजत की तो बात बहुत दूर है। और जाहिर तौर पर इस तरह की बनावट, इस तरह की लिखावट ये दिखाती है कि ये पॉलिटिक्स में एक नया तरीका है, नया दौर है, जिसमें लोगों के घरों को अपना कहकर अलग तरह से ब्रांडिंग की जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में घर पर घमासान है। घरों का यूं बीजेपी का बताना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा, तो बीजेपी इसे अपने विकास के एजेंडे से जोड़ रही है। किसान को उपज की कीमत भी नहीं मिलती। किसान को दी जाने वाली जो बीमा राशि है, उससे बीमा प्रीमियम राशि कई सैकड़ों गुना ज्यादा है, और प्रधानमंत्री बीमा योजना केवल निजी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का धंधा बन गई है। और ऊपर से आप जबरन लोगों पर पहले चोरी फिर सीना जोरी, लोगों के घरों पर इस प्रकार की उल जलूल बातें लिख रहे हैं, ये निंदनीय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समयदानी रहते हुए लगातार घर घर में द्वार में दस्तक दी है, और हमारे विचार जो पंडित दीनदयाल जी के थे उनको घर घर पहुंचाया है। उसके साथ में हमने पैम्पलेट लोगों को घर घर बांटे, ब्रोशर बांटे, हमारी योजनाएं बताई हैं। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं लिखने का प्रयास किया है, मेरा घर भाजपा का घर। मुझे लगता है इसमें कोई भी बात गलत नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसमें ये बात सही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता के क्षेत्र में विकास हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की वजह से हो रहा है। चुनाव के वक्त घरों पर पार्टियों का झंडा लहराने लगता है, लेकिन चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में घरों का सियासीकरण होता दिख रहा है। ये अलग बात है कि न घरों पर लहराते झंडे वोट की गारंटी हैं और न बीजेपी का ये स्लोगन। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। कुछ अजीब ही हो रहा है मध्य प्रदेश में। अगर घरों पर लिखा जा रहा है कि किसी का भी घर बीजेपी का हो गया है, तो राजस्थान में अब डॉक्टर से उसकी जात पूछी जा रही है। डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाते हैं, आप ये नहीं देखते कि डॉक्टर किस जात का है, किस धर्म का है, बस कैसा डॉक्टर है। लेकिन राजस्थान में स्वास्थ्य महकमे ने जो फॉर्म जारी किया है, उसमें सरकारी डॉक्टरों से उनकी जाति की जानकारी मांगी गई। विवाद बढ़ा तो राजस्थान सरकार हरकत में आई और दलील दे रही है कि जाति पूछने को लेकर कोई फरमान निकाला ही नहीं गया। हालांकि फॉर्म कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं। डॉक्टर का नाम, पोस्ट, कास्ट और ज्वाइनिंग डेट। राजस्थान के सरकारी डॉक्टर से उनका ब्यौरा इसी अंदाज में तलब किया गया है। परफॉर्मेंस को छोड़ दीजिए, पहले महकमे को डॉक्टर साहब बताएं कि उनकी जाति क्या है। जी हां, भले ही इस फॉर्म को देखकर हम और आप हैरान रह जाएं, लेकिन राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय से निकला ये फॉर्म नहीं, बल्कि फरमान है जो सूबे के 4 जिले बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और नागौर के लिए जारी कर दिया गया है। इन जिलों में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, RCHO और तमाम सरकारी डॉक्टरों से उनकी जाति के बारे में जानकारी ली गई है, जिनके ऊपर सूबे को सेहतमंद रखने का जिम्मा है। अब उनकी प्रमोशन और पोस्टिंग बहुत कुछ इस नए आदेश पर निर्भर है, लेकिन सवाल सिस्टम से भी और बीजेपी की वसुंधरा सरकार से भी। विपक्ष में बैठी कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी सरकार जात पात की दीवार खड़ी कर रही है। आप सर्जन है, आप फिजिशियन है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब इस देश की सरकार, इस राजस्थान की सरकार ये कह रही है डॉक्टर को अपने आगे जाति लिखना जरूरी होगा। आप जाति लिखकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप गरीब और अमीर के बीच में खाई पैदा करके गृहयुद्ध करवाना चाहते हैं? डॉक्टर्स को कह रहे हैं आप जाति लिखिए, जातियों के रूप में आप बांटना चाहते हैं। शासन की दहलीज से जारी हुए इस फॉर्म पर हंगामा मचा है, लेकिन वसुंधरा सरकार में मंत्री कालीचरण सर्राफ कह रहे हैं कि उन्हें इत्तला नहीं दी गई थी। इस प्रकार का कोई सर्कुलर, कोई भी निर्देश
ऊपर से किसी भी सरकार ने कहीं भी किसी भी अधिकारी को ये निर्देश नहीं दिए। और हमने आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी पब्लिक एंड हेल्थ विनू गुप्ता जी को ये कहा है कि इसका पता करिए कि किसने ये सर्कुलर निकाला है, क्यों निकाला है, कैसे निकाला है। जब हमारी नॉलेज में नहीं है, उनकी नॉलेज में नहीं है, तो कैसे निकला। ये बिल्कुल गलत है और इस प्रकार की कार्रवाई को किसी भी आधार पर सहन नहीं किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये तस्दीक कर रहा है कि हाँ, फॉर्म तो जारी किया गया, लेकिन जाति नहीं बल्कि कैटेगरी पूछी गई। ये सिर्फ कैटेगरी पूछने के लिए हमने आदेश जारी किया था, उसमें मिस्टेक से जाति टाइप हो गया है, वो जाति वर्ग है और इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। सिर्फ SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, OBC है, स्पेशल बैकवर्ड क्लास है, जनरल कैटेगरी है, मेल फीमेल, वो वर्गीकरण को देखना है। एक तरफ पल्ला झाड़ने का दांव है तो दूसरी ओर प्रिंटिंग एरर बताकर इससे बच निकलने की कोशिश। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी कि मौजूदा डॉक्टरों से उनकी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि कैटेगरी ही पूछने की। सूबे में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है। पीएम ताल ठोक कर कहते रहे हैं कि न्यू इंडिया विजन में जात पात की दीवार नहीं। सपनों की वर्षा हमने बहुत देखी है। हम 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के न्यू इंडिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर मंच से प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास पर आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के शासन में जात पात को लेकर ऐसे फॉर्म सामने आएंगे तो सवाल उठना लाजमी है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। खेत में शौच किया तो कीमत दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा में कुछ दलितों का आरोप है कि इन दोनों को सोचने को मजबूर कर देगा। जी हां, बांदा में खेतों में काम करने वालों से कुछ लोग अपने खेत में शौच करने का टैक्स वसूल रहे हैं। अब इसे दबंगई कहिए या फिर उत्पीड़न, लेकिन ये आज के हिंदुस्तान की हकीकत है। शौचालय नहीं मिलती है यहाँ, न समाजवादी मिलती है हम लोगों को। देखो तेल, देखो यहाँ चाहे कीड़ा काटा चाहे बीछी काटा कुछ भी काटा है, ऐसे तेल नहीं मिलता है। मट्टी का हम ऐसे रहते हैं। हमारा भी घर भी बनना चाहिए, इसी तरह अभी बना। जो हम दुख से तुम सब कह रहे हैं तो हमारी मदद करो। जिंदगी में दुश्वारियां कम नहीं, हर पल एक इम्तिहान है। उस पर कुछ लोगों की दबंगई ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यूपी के बांदा में भुजबनपुरुआ में रह रहे ये लोग दलित समुदाय से हैं। खेतों में मजदूरी कर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। जुल्म की इंतहा तो ये है कि खेतों में शौच के लिए भी इलाके के दबंग इनसे टैक्स वसूलते हैं, कभी इनकी मजदूरी काट कर और कभी किसी और बहाने। कह रहे हैं कि हमारे खेत में जाते हो तुम तो मजदूरी करने जाते हैं बेड़ ओढ़ लगाने के लिए, तो तुम बेड़ लगाओ तो 50 रुपए 40 रुपया देते हैं। पैसा नहीं काटते हैं या कहते हैं कि भाई जो हमारे में तुम निस्तार कर रहे हो तो अपने मन की दे दे हम। पानी बिजली तो इनके लिए सपना है, लेकिन शौचालय के सरकारी दावे भी यहाँ आकर मानो दम तोड़ देते हैं। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा है तो अब जांच का भरोसा दिया जा रहा है। ऐसा है कि मुझे नहीं लगता ये सही घटना है, लेकिन फिर भी इसकी जांच कराई जाएगी। खुद को पिछड़ा दलित की सरकार बताने वाले योगी राज में यूं दलितों का शोषण सियासत में भी उबाल लाता दिख रहा है। जिस तरीके से लगातार दलितों को टारगेट बनाया जा रहा है, अगर कोई गरीब है, बात दलितों की नहीं, गरीब आदमी को भी अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि जिलाधिकारी के माध्यम से शौचालय बनाए जाएं। अगर खुले में शौच जाता है, उसकी मजबूरी है, तो क्या सरकार के गुंडे टैक्स लेंगे? जब आपने शौचालय बना के नहीं दे पा रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो आप लोग उनसे दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे पैसा वसूल रहे हैं, तो आप कुछ भी तो नहीं कर पाए। सियासत का संग्राम अपनी जगह है, लेकिन ये बड़ा सवाल है जो किसी शर्म से कम नहीं। जरा सोचिए, देश को जल्द ही अगला राष्ट्रपति मिलेगा, नाम कोई हो, लेकिन वो दलित समुदाय से होगा, ये तय है। लेकिन बांदा में इन भूमिहीन दलितों के लिए जिंदगी में क्या इससे कोई बदलाव आएगा? टीम न्यूज नेशन। और अब हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज के विवादित बयान की। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को कसूरवार बताया।
अगर हिंदू टेररिस्ट होता तो इस सारे संसार में आज टेररिज्म होता ना, खत्म हो गया होता। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज के इस बयान ने सियासी रंग ले लिया। भगवा आतंक पर उनके बयान को लेकर विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। विज ने हिंदू आतंकवाद का जनक कांग्रेस को बताया और समझौता ब्लास्ट में आरोपियों को छोड़ने का आरोप भी मढ़ दिया। अब इस मामले में कांग्रेस विज पर पलटवार कर रही है। पार्टी के नेता तंज कस रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया है, संघीय आतंकवाद होता है, हिंदू आतंकवाद कभी नहीं होता। वहीं बीजेपी भी विज के बयान से सहमत नजर आ रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि विज ने जो कहा सही कहा है। इस अनेकता में एक सीमित दृष्टिकोण जो आतंकवादियों को होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कहना कि परस्पर विरोध है कि हिंदू और आतंकवाद दोनों एक साथ कहना, तो ये कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। एनसीपी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि कोई मजहब आतंकी नहीं बनाता। पार्टी को कांग्रेस के बयान पर एतराज है। हर धर्म में मासूमों को कत्ल करना एक गुनाह समझा गया है, इसलिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, न वो संघी होता है, न वो हिंदू होता है, न वो मुसलमान होता है। आतंकवादी शैतान होता है। गोली की तरह जाता है। विज पहले भी अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, मगर इस बार भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने पुरानी लकीर के सामने नई लकीर खींच दी है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। टीम न्यूज नेशन। पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नेपाल से आ रहे पानी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। यहाँ महावा नाला टूटने से 3 गांव पानी से घिर गए। फसल बर्बाद हो गई है। लोग अब घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं। न जी भर बारिश हुई, न मौसम का मिजाज बदला, मगर पानी फिर भी चौखट तक पहुंच गया। घर, खेत, खलिहान और रास्ते, कहीं कोई जगह ऐसी नहीं जहां पानी गुजर न रहा हो। पानी भी पड़ोसी देश नेपाल का, जो एक नाले के किनारों को तोड़ते हुए पहुंचा है और ऐसा हर साल करता है। इसके बावजूद न तो पड़ोसी नेपाल की सरकार को फर्क पड़ता है, न अपने जिले के प्रशासन को। नेपाल के पहाड़ से नाला आता है और हर साल जो है कि टूटता रहता है। नेपाल में पहाड़ों की बारिश नदियों की शक्ल अख्तियार कर हिंदुस्तान में जब घुसपैठ करती है तो अपने साथ भरपूर तबाही लाती है। 3 गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। ये हाल तब है जब सिंचाई विभाग हर साल इन तटबंध की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। नतीजा, लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। फसल बर्बाद होती है, घर बर्बाद होते हैं, वक्त बर्बाद होता है। नेपाल से सटे इलाकों की यही समस्या है। बरसात के मौसम में नेपाल की नदियों में बढ़ने वाले पानी को हिंदुस्तान की तरफ छोड़ दिया जाता है, जिससे यहाँ की नदियों और नालों का जलस्तर बिना बारिश के बढ़ जाता है और इन इलाकों के किनारे बसे गांवों में तबाही मचाता है। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर, हर पहलू के साथ नेशन व्यू में। आज के लिए बस इतना ही।